हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का सेट 15वां। ठीक है, सेट 15 देखेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कर अब प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, मतलब कि ये जो स्तूप है उसका विचार सबसे पहले मतलब एक तो बौद्ध धर्म आने से पहले भी इस प्रकार का स्तूप था। ठीक है, और इसको बौद्ध ने अपना लिया तो इसका संकल्पना तो बन गया, बट भारत में पहले से भी मौजूद ये था, जिस कारण से ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, तो ये ठीक है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो ये दोनों केवल दो कथन क्या होगा, सही होगा। तो स्तूप जैसी संरचनाएं जो कि अवशेष या राख को रखने के लिए टीले होते थे, ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म से पहले भी प्रचलित थी। वैदिक काल में भी शवों के दाह संस्कार के बाद उनके राख पर मिट्टी के टीले बनाने का उल्लेख मिलता था। हालांकि बौद्ध धर्म ने स्तूप निर्माण को अत्यधिक महत्व दिया और अपनी धार्मिक वास्तुकला का एक अभिन्न अंग बना। ठीक है, और जनरली स्तूप का मतलब ढेर होता था, एक टिल्ला होता था। स्तूपों का मुख्य उद्देश्य बुद्ध या अन्य पूज्य बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक अवशेषों जैसे हड्डियां, राख, दांत या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे कि भिक्षा पात्र सुरक्षित रखना था। इन्हें शारीरिक स्तूप और पारिभोगिक स्तूप कहा जाता था, इसलिए वे सामान्यतः अवशेषों के निक्षेपागार या रिपोजिटरी होते थे। तो तीसरा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। यह कथन भी सही है। अवशेष रखने के अलावा स्तूपों का निर्माण पुण्य कमाने के लिए एक संकल्प यानी वोटिव ऑफरिंग के रूप में किया जाता था। संकल्पित स्तूप प्रसादित बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं या स्थानों को चिन्हित करने के लिए स्मारक यानी उद्देशिक स्तूप के जाते थे। अशोक द्वारा बनवाए गए कई स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। विश्लेषण के आधार पर यदि कहा जाए तो दो और तीन यहाँ पे सही है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुंपवार, मुचिरी किस रूप में विख्यात है, तो ये एक पतन था, बंदरगाह था, बंदरगाह था। तो कोरकई या पांड्य राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था जो विशेष मोती निकालने के लिए प्रसिद्ध था। यह ताम्रपर्णी नदी के मुहाने के पास स्थित था। फिर है पुंपवार, कावेरी पटना, यह चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह है और उनकी प्रारंभिक राजधानियों में से एक था। यह कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था और संगम साहित्य में इसके समृद्ध व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है। मुचिरी यानी मुजिरिस, यह चेर राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो मलाबार तट आधुनिक केरल पर स्थित था। यह रोमन साम्राज्य के साथ मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च के व्यापार के लिए विश्व विख्यात था, इसलिए तीनों अपने बंदरगाह और उनसे होने वाली समुद्री व्यापार के लिए सुविख्यात थे। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो वट किरुतल क्या होता था, वैसे राजा जो युद्ध में हार जाता था तो माना जाता था कि उसका क्या सम्मान नष्ट हो गया है, अब उसे विधि पूर्वक यानी सम्मानजनक रूप से वो आत्महत्या करता था, यानी कि मृत्यु को स्वीकार करता था। तब क्या है, उसके राजपट का सम्मान फिर से बढ़ जाता था, ऐसा कुछ माना जाता था। कर युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु आवरण करना। तो संगम कविताओं में वर्णित बट किरुतल एक विशिष्ट प्रथा थे। इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तर की ओर बैठना, उत्तर की ओर बैठना। इस प्रथा के अनुसार क्या होता है, जब कोई राजा युद्ध में पराजित हो जाता था या उसे किसी भी अन्य प्रकार से गहरा अपमान या शर्म महसूस होती थी
तो वह अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाता था और आमरण अनशन करता था। यह एक प्रकार का आनुष्ठानिक मृत्यु आवरण यानी रिचुअल देश था, इसे सम्मानजनक माना जाता था। कभी कभी राजा के निष्ठावान मित्र या सैनिक भी उसके साथ इस अनुष्ठान में शामिल हो जाते थे। ठीक है, तो ये है बट क्रू तल। और भी ऑप्शन है, उसकी बात देखते हैं कर रहा है। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से चलिए और क्या था। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, राज दरबारों में विद्वानों को धर्म दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना, चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। तो ये सब तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए चलिए इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। कर उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य मतलब आधा 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी मतलब कि 750 के ऊपर 751 आ जाएगा 8वीं शताब्दी का, ये आधे भाग कहलाएगा। तो ईस्वी में स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो होयसल हो, गढ़वाल हो, काकतीय हो, यादव हो, सब 8वीं शताब्दी समाप्त होने के बाद का है। ठीक है, 9वीं भी है, 10वीं है, 12वीं है, किसका का। तो यहाँ पे सभी जो है, यानी इनमें से किसी ने नहीं, सॉरी सभी ने, इनमें से किसी आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नहीं किया है। मतलब 750, तो ये आधे पे आएगा नहीं, 51 से मान लेते हैं कि आधे शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो आधे कहाँ तक चलेगा, ये 800 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, बट इस बीच में ये होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव वंश की स्थापना नहीं हुई थी। कर होयसल राजवंश की शक्ति का उदय मुख्य रूप से 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी चालुक्यों के सामंत के रूप में हुआ और 12वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन के शासनकाल में एक स्वतंत्र और प्रमुख शक्ति बने। उनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में नहीं हुई थी। गढ़वाल वंश की बात किया जाए तो गढ़वाल राजवंश ने कनौज पर शासन किया। इनका उदय 11वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब चंद्रदेव ने लगभग 1090 ईस्वी में प्रतिहारों के पतन के बाद इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। पर इनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में नहीं हुई थी। फिर है काकतीय। काकतीय वारंगल क्षेत्र में शासन करते थे। वे शुरुआत में राष्ट्रकूट और बाद में पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में स्वतंत्रता प्राप्त की और की स्थापना 8वीं शताब्दी में नहीं हुई थी। फिर यादव या देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादव भी पश्चिमी चालुक्यों के सामंत के रूप में उभरे थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत में विशेष रूप से भिल्लम पंचम के अधीन लगभग 1187 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। इनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में नहीं हुई थी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छा, ये हम गलत देख लिए था, थे क्या। रेफ्यूक्स में कितने साम्राज्य ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे। अच्छा, आधा तक में किए थे ऐसा ये समझ के बता रहा है। चलिए माध्य के बाद बता दिए, तो अर्थात 700 से 750 ईस्वी के आसपास में स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये था कि आद्य 8वीं शताब्दी में, अन्याद्य तो यही तक कहलाएगा ना। ये उत्तरार्ध हम समझा रहे थे तब से 751 से 800 तक जाएगा, वो उत्तरार्ध कहलाएगा। और ये हो गया 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, मतलब आधे तक। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कीर्ति और रचनाकार। देवी चंद्रगुप्त बिल्हन। देवी चंद्रगुप्त ये कोई कृति है, पुस्तकें सब बोल सकते हैं। इसकी स्थापना बिल्हन ने नहीं की थी, विशाख दत्त ने की थी। ठीक है, ये देवी चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त के बारे में है। ठीक है, ये अपने बड़े भाई की बीवी की क्या है, कुछ रक्षा करता है दुश्मनों से, उसकी कहानी कुछ इसमें होना चाहिए, ऐसा कहीं देखा हमने। तो ये क्या है, गलत है। हमीर महाकाव्य ये नए चंद्र सूर्य के द्वारा लिखा जाना चाहिए, जहाँ तक लगता है। मिलिंद पुनः नागार्जुन, तो एक कभी कहीं कहीं इसका उत्तर, नागार्जुन तो है नहीं फिलहाल, इसको काट कर ही चलते हैं। कहीं कहीं इसका उत्तर जो है ना आपको मिलेगा नागसेन, बट
कोई कोई बोलता है कि मिलिंद पन्हा और नागसेन के ही बीच की वार्ता की बात है, तो लेखक को मान लिया जाता है कि नागसेन ने है, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा कि इसके लेखक के बारे में स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इसका नागार्जुन सही नहीं है। नीति वाक्यामृत ये सोमदेव सूरी द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं। तो देवी चंद्रगुप्त नाटक इन्होंने विक्रम क्या पढ़ेंगे, विक्रमांक देवचरित और चौर पंचशिका की रचना की। तो बिल्हन यहाँ फिलहाल गलत है। कर हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी, यह युग्म सही है। हमीर महाकाव्य रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव की रचयिता विशाख दत्त हैं, जिन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखा था। ये आगे पीछे उल्टा जो, अच्छा ठीक है। बिल के जीवन और वीरता का वर्णन करने वाला संस्कृत महाकाव्य और इसके रचयिता विद्वान नयचंद सूरीहन। ये लगता है ना कहीं उल्टा पुल्टा होगा, इसको हम पढ़ते नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो पहला का तो विशाख दत्त होगा, दूसरा का यहाँ पे जो है सही है वही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नयचंद सूरी है। तीसरा आइए देखते हैं, मिलिंद पन्हा नागार्जुन। युग्म गलत है। मिलिंद पन्हा एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इंडत भौर के चौहान शासक हमीरदेव के चरित्र और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके संघर्ष का वर्णन है। हमीरदेव सब जगह आ रहा है। इसको ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद शामिल है। नागार्जुन एक अलग और बहुत प्रभावशाली महान बौद्ध दार्शनिक थे जो माध्यमिक रचयिता जैन विद्वान नयनचंद सूरी हैं। सेंटेंस बिगड़ गया है, इसको काट के चलते हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर जान लेते हैं। देवी चंद्रगुप्त का विशाख दत्त, हमीर महाकाव्य का नयचंद सूरी सही है। मिलिंद पन्हा का नागसेन को जनरली माना जाता है। सिर्फ वन लाइनर ऑप्शन आया जाए, 4 में नागसेन रहे तो टिकअप कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं रहे तो वही ठीक है। फिर है नीति वाक्यामृता, ये जो है सोमदेव सूरी। आगे देखते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। अब यहाँ एक टर्म आया है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। तो ये मान्यता आखिर भारत में किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? उपयुक्त कथन प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो जीव जंतु में जीवन है, ये तो सब जानते हैं। यहाँ शिला है, जल है और प्राकृतिक वस्तु है, सभी में जीवन की बात करता हो तो वो जैन धर्म है, ऐसा वो मानता है, उसकी मान्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन दर्शन में ब्रह्मांड को 2 मुख्य तत्वों से बना माना जाता है। जीव, जिसको जीवा भी बोलते हैं, जिसमें चेतना या आत्मा है, और अजीवा, जिसमें चेतना नहीं, जैसे पदार्थ, स्थान, समय। जैन धर्म की अनूठी विशेषता यह है कि यह मानता है कि जीव न केवल मनुष्य, जंतु और पौधों में पाया जाता है, बल्कि पृथ्वी, जल, ठीक है, पृथ्वी मतलब शिलाओं, मिट्टी, जल मतलब नदी, समुद्र पाया जाता है। इन्हें अकेंद्रीय जीव कहा जाता है, जिसमें केवल स्पर्श इंद्रियां होती है। इस विश्वास के कारण ही जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि जीवन हर जगह व्याप्त है, यहाँ तक कि उन्हें चीजों में भी, जिन्हें अन्य परंपराएं निर्जीव मानती है, उसमें भी उनको जीव नजर आता है। बौद्ध परंपरा है तो ये इसमें ऐसी बात नहीं। बौद्ध धर्म सभी तत्वों के प्रति करुणा और जोड़ देता है, लेकिन आमतौर पर चट्टानों या पानी जैसी निजी वस्तु में आत्मा या चेतना की वास की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत नहीं करता है। अब शैव और वैष्णव परंपराएं भी भारत में है। हिंदू धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं जो आत्मन और प्रार्थना, ब्रह्म या ईश्वर के संबंध में ध्यान केंद्रित करती है। यद्यपि वे ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास करते हैं, लेकिन चट्टानों और पानी में व्यक्तिगत आत्माओं के वास की विशिष्ट जैन अवधारणा उनका केंद्रीय सिद्धांत नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इसमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया
और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। क्या है? विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? तो ये व्यक्तिगत रूप से संबंधित है देवराय प्रथम से। तो विजयनगर की राजधानी वर्तमान हम्पी है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी या है भी, लेकिन अब साम्राज्य नहीं है तो है बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन शहर और आसपास के कृषि क्षेत्रों में जल आपूर्ति एक चुनौती थी। शासक देवराय प्रथम, शासनकाल लगभग 1406 से 1422 ईस्वी में इस समस्या के समाधान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनवाया था। कर इस बांध से उन्होंने राजधानी नगर तक पानी लाने के लिए 15 मील या 24 किलोमीटर लंबी एक कुल्या या जल सेतु, ठीक है, एक्वाडक्ट के रूप में वर्णित किया जाता है, का निर्माण करवाया। इस नहर ने न केवल शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराया बल्कि आसपास के खेतों की सिंचाई में भी मदद की, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। पुर्तगाली यात्री नुनीज ने अपने वृत्तांत में इस बांध और नहर का किया है और इसका श्रेय देवराय प्रथम को दिया है। मतलब यही स्रोत होगा इसके बारे में, इस कथन के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव, यहाँ पे दीव भी समझ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में दीव होगा, ठीक है। तो दीव या दीव, हमको लगता है दीव की बात कर रहा है, ठीक है। वालियों को सुपुर्द कर दिया। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने, क्योंकि गुजरात के आसपास वाले एरिया में इधर जब आते हैं, ठीक है, तभी तो दमन या दीव ये सब मिलता है, तो उसी दमन और दीव की बात ये कर रहा होगा, ठीक है। तो मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने, यानी गुजरात का कोई शासक था जो दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द, मतलब उसको दे दिया था। तो ये था बहादुर शाह। बहादुर शाह था दिल्ली सल्तनत, सॉरी, मुगल खानकाना दिल्ली। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह शासनकाल लगभग 1526 से 1537 ईस्वी। मुगल सम्राट हुमायूं से गंभीर खतरा महसूस हो रहा था। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था और बहादुर शाह को भागना पड़ा था। उल्टा पुल्टा लिख दिया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह सम्राट हुमायूं से गंभीर खतरा महसूस हो रहा था। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था और बहादुर शाह को भागना। काबे करने के लिए पुर्तगाली सहायता प्राप्त करने हेतु बहादुर शाह ने इस ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि की। इस संधि के तहत बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को बसीन और उसके आसपास सौंप दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पुर्तगालियों को दीव में एक किला बनाने की अनुमति दे दी। यह अनुमति देना व्यावहारिक रूप से दीव पर पुर्तगाली नियंत्रण की शुरुआत थी। बाकी बाद में बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच संबंध खराब हो गया और 1537 में पुर्तगाली द्वारा उसकी हत्या। लेकिन यह वही था जिसने रणनीतिक मजबूरी के तहत दीव में पुर्तगालियों को पैर जमाने का अवसर दिया। ठीक है, ये है के बारे में। अभी बहादुर शाह दूसरा है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय एक था, वो हिस्ट्री इतना बढ़िया सबको पता नहीं है, फिर भी आपको बताने की कोशिश कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यह उसका नाम चेंज कर दिया गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है भारत माना जाएगा। ये 1833 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार प्रीवियस में यूपीएससी या फिर अदर एग्जाम में भी आते रहता है और एक तरह से 2023 का क्वेश्चन है। इसके पहले भी बहुत बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या है, जो भी अंतर थोड़ा रहता है, लेकिन पूछा गया है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1833 चार्टर एक्ट द्वारा अभिहित किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट है, थोड़ा सा जानते हैं कि इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का पहला वारन हेस्टिंग्स था, ये बंगाल के गवर्नर जनरल।
मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को कुछ मामलों में उसके अधीन कर, लेकिन उसे भारत के गवर्नर जनरल उस वक्त नहीं बनाया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में आया था, तो लगभग इसकी समीक्षा करने के लिए आया था, कुछ चीज जोड़ा गया जिसने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया, लेकिन गवर्नर जनरल को नहीं किया था। 1793 के चार्टर एक्ट, इसने कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया और पिछले प्रावधानों को समेकित किया, परिणाम में बदलाव नहीं हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया था। इसने स्पष्ट रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, जिसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे उस वक्त। इस एक्ट ने मद्रास मुंबई के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को भी छीन लिया था। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट ही इसका सही उत्तर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वार्गेज और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये नाम तो फेमस है, अलेक्जेंडर रीड। कनिंघम में ये सब भी रहता था और आसानी से इसको ढूंढते। ये पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर री दक्षिण सर्कल के पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में विशेषकर आदि चंद्रलोर और अमरावती में महत्वपूर्ण खुदाई की थी। एच लॉन्गहर्स्ट, ये भी दक्षिण सर्कल के अधीक्षक रहे और इन्होंने नागार्जुन कोंडा, अमरावती और अन्य दक्षिण भारतीय स्थलों पर काम किया था। फिर रॉबर्ट सेवल मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सिविल सेवक थे, जो अपनी पुस्तक ए प्रोवर्टन एम्पायर विजयनगर के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पुरातात्विक स्थलों और अभिलेखों का भी अध्ययन किया। फिर जेम्स वार्गेज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने पूरे भारत में व्यापक पुरातात्विक सर्वेक्षण किए और विशेष रूप से पश्चिमी भारत के गुफा मंदिरों और अमरावती स्तूप पर काम किया। वाल्टर इलियट मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सिविल सेवक, प्रकृतिवाद और पुराविद थे। उन्होंने अमरावती स्तूप की मूर्तियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई शिलालेखों और सिक्कों का अध्ययन किया। ये सभी व्यक्ति भारत के अतीत को उजागर करने के लिए पुरातात्विक स्थलों की खोज, खुदाई, दस्तावेजीकरण और संरक्षण में महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे। इसलिए ये सब पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। तो आज हमने ये देख लिया, एक सप्ताह और चल सकता है। ठीक है, 23 में तो हम पहुंच ही गए हैं, 24 बाकी है। 24 भी लाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि वो तो लेटेस्ट है। कोशिश करेंगे कि वो भी हम बना ही दें। चलिए, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल PSI के टॉपिक।